क्लास 12 है, सब्जेक्ट हिंदी है और चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है लघु कथाएँ। दो छोटी छोटी कथाएँ हैं जो आपके सामने मैं बताऊंगी। जो दो छोटी छोटी जो लघु कथाएँ हैं उसमें क्या कहा गया है, किस बात पे ये कहानियाँ बनी हैं, ये आपको बताना है। स्वरूप और विकास। केंद्रीय भाव आप समझिए पहले। प्रस्तुत लघु कथाएं संकलित हैं जिसमें दूध का मूल्य लघु कथा में कृतज्ञता का सक्रमक रूप स्वरूप प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने ऊपर किए गए छोटे से उपकार को नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी में, इस कथा में, इस लघु छोटी सी कहानी जो गई है उसमें आपके साथ किसी ने मदद की है तो उसका उपकार आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब हम उपकार भूल जाते हैं तो हम एहसान फरामोश हो जाते हैं। हम किसी चीज़ के लिए यदि कोई हमें धन्यवाद देता है तो हमें सहृदय से उसके धन्यवाद को स्वीकार करना चाहिए। इसी कहानी में उनका उपकार का मूल्य भी चुकाया गया है। तो यहाँ पर जिसने मदद की है उसके बारे में और जिसने मदद ली है उसके बारे में कहा गया है, वो आपको बता रहे हैं। अवसर प्राप्त होते ही उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मनुष्य की सच्ची पहचान है। नई पीढ़ी इस तरह के मानवीय भावनाओं से भरकर ही अपने समय को मूल्यहीन को समाप्त कर सकती है। यानी कि जो हमारे उच्च विचार हैं, हमारे जो आकांक्षा हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षा हैं, वो हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किसी का परोपकार करके, किसी की मदद करके या किसी के साथ अच्छे काम करके। हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो हम किसी के साथ ही कर सकते हैं, अकेले नहीं कर पाते। तो ऐसे ही जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें वो कार्य के लिए सामने वाला धन्यवाद देते हैं, तो हमेशा उस धन्यवाद को स्वीकार करना चाहिए। अब पहली कथा में तो आपने दूध का मूल्य के बारे में बताना था, और जो दूसरी वाली जो लघु कथा है उसमें शब्द और अनुभूति के अंतर्गत लेखक का मानना है कि सौंदर्य अनुभव की वस्तु है। उन्होंने लेखक क्या बोल रहा है ये आप लोग जानते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सौंदर्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी बताई थी कि जो शब्द और अनुभूति है, शब्द तो आप बोल देते हैं लेकिन उसकी अनुभूति करना ही सौंदर्य है। यदि हम कोई शब्द हम बोल दें, मानिए हमने कुछ भी बोल दिया, जैसे हमारे स्कूल में जाम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, बहुत सारी जामुन लटक रही है, बहुत अच्छे, लेकिन जब हम उसकी अनुभूति करते हैं कि ये जामुन का पेड़ लगा हुआ है, इसमें बहुत सारी जामुन है और हम जब उसको खाएंगे तो मीठी लगेगी, और ये या वो अनुभूति करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं उसके, तो हमारा शरीर मन रोमांचित होता है और वो शब्द को अनुभूति में और सौंदर्य में हम आ जाते हैं। यानी कि जब हम उसकी कल्पना करके रोमांचित होते हैं तो हमारे सौंदर्य की अनुभूति होती है। तो इसी तरह से जब हमारे शब्दों से अनुभूति होती है सौंदर्य की, तब हम शब्द और अनुभूति में अंतर स्पष्ट हो जाता है। सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है, किंतु प्रकृति से एक रूप में हुए बिना उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। मन स्थिति को बदलकर ही उसे पाया जा सकता है। ग्रहण करने की क्षमता का विकास अनुभव के द्वारा ही होता है। यदि हमारे ग्रहण यानी कि हम स्वयं लेने की कोई भी क्षमता रखती है तो विकास का अनुभव द्वारा ही होता है। हमारा जो विकास होता है वो अनुभव द्वारा ही होता है। हम इतना ये देख लीजिए, आप जैसे हम क्लास में हैं और हमने किसी को मॉनिटर बनाया है, तो मॉनिटर बना देते हैं तो हमें क्या होता है, तो उस बच्चे को अनुभव है कि बच्चों को चुप कैसे कराना है, चुप बैठाना है, होमवर्क बुक लेना है, क्लास वर्क को उनको बताना है, सारी चीज़ें उनको हम समझाते हैं। यानी कि उसको मालूम रह जाता है ना कि मॉनिटर को ऐसे ऐसे कार्य करना है, तो उसका क्या होता है, उसका विकास भी होता है और उसको वो चीज़ों के लिए पता भी चलता है। यानी कि उसको प्रेरणा और अनुभव दोनों मिलते हैं। अब आता है आपका दूध का मूल्य, यानी कि हमारी जो छोटी पहली की लघु कथा थी वो। एक असहाय बालक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गली गलियारों में घूमता हुआ घर घर जा रहा है, ढेर लगाकर छोटी बड़ी चीज़ें बेचता है। यानी कि वो क्या करता है, मार्केटिंग करता है, सेल करता है कुछ सामानों का और इधर उधर घूम रहा होता है। एक दिन तेज गर्मी के मारे भूखा प्यासा वे एक पेड़ के नीचे ठहर गया। अब एक कदम भी आगे बढ़ना उसके लिए दुर्भर था। वो मुश्किल हो गया था कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि तेज धूप थी और उसके कारण वो थक गया था और एक पेड़ के नीचे जाके ठहर गया। भूख मिटाने के लिए जेब में पैसे भी नहीं थे। लाचार बालक ने सोचा कि अगर जीना है तो अगले घर से रोटी मांग
उसने सोचा बालक ने, यदि मैं अब यदि नहीं चल पाऊंगा और यदि मुझे काम करना है, मेरे साथ क्या है, बहुत सारा ढेर सारा सामान है जिसको मुझे सेल करना है, बेचना है घर घर जाकर, यदि मैं अपने आप में एक रोटी नहीं खाऊंगा तो मैं अब आगे कार्य नहीं कर सकता। इसलिए उसने निर्णय किया, सोचा कि मैं आगे वाला एक घर जो पड़ रहा है उस पर जाकर एक रोटी जरूर मांग कर खाऊंगा। ऐसा विचार कर उसने एक दरवाजे का, घर का दरवाजे में दस्तक दे दी। खटखटा दिया दरवाजा कि भाई अब कोई तो निकलेगा। गृहिणी ने दरवाजा खोला और सवाल किया, क्या है। यदि किसी के दरवाजे पे हम जाते हैं तो सबसे पहले यही कहते कौन है, क्या काम है, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन यही निकलते हैं उनसे। उसने भी दरवाजा खोला गृहिणी ने और सामने बालक को खड़ा देखा और पूछा, क्या है। महिला को सामने देखकर भूख से जूझ रहे बालक का आत्मविश्वास जाग उठा। उसने सोचा कि मैं क्यों रोटी मांगूं। उसको भी मन में आया, उसका आत्मसम्मान जाग उठा। उसको लगा कि नहीं, मुझे रोटी नहीं मांगनी चाहिए, इसके बदले में मुझे एक गिलास पानी मांग लेना चाहिए। उसने रोटी मांगने की बजाय सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी मांग लिया। भूखे प्यासे बालक की दशा देखकर महिला घर के भीतर गई और बालक को पीने के लिए एक गिलास दूध ले आई। उसने देखा कि जो बालक है वो कमजोर लग रहा है, भूखा प्यासा लग रहा है, निढाल दिख रहा है, तो उसने पानी की जगह दूध का एक गिलास दे दिया। उसने रोटी नहीं मांगी क्योंकि उसका आत्मसम्मान जाग उठा था और उसने सिर्फ एक गिलास पानी मांगा। पानी के बदले उसको क्या आया, दूध का एक गिलास सामने आया। पानी पीने के लिए एक गिलास दूध दे दिया। चकित बालक ने उस दयालु महिला को चेहरा देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे दूध पी लिया। उसकी आंखों में आदर और सम्मान के भाव नजर आने लगे। कृतज्ञ भाव जो हमारे थे, जो आभार प्रकट करने के भाव थे, वो उस बालक के चेहरे पे आ गए। उसने विनम्रता से उस महिला से सवाल किया, इस दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा। उसका क्वेश्चन क्या था बालक का कि आपने मुझे दूध तो पिला दिया है, लेकिन इसका मूल्य कैसे चुकाऊं, मेरी जेब में तो पैसे भी नहीं है और किस तरह से मैं इस मूल्य को चुका पाऊंगा। बालक की बात को सुनकर महिला ने कहा, इस दूध के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चुकाना होगा। उसने कहा, इस दूध के लिए तुम्हें कुछ नहीं चुकाना है, ये तो मैंने अपने आप ही तुम्हें दिया था। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि सदादृष्टता के कारण किसी के लिए किसी भी तरह की कीमत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कृतज्ञ बालक उस महिला को शाश्वत निहारता हुआ चला गया। उस बुजुर्ग महिला ने क्या कहा कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो कोई पहले मेहमान आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, उससे पैसे नहीं लेना चाहिए। ये हमारे यहाँ बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। तो उस बालक ने भी उनको धन्यवाद दिया और श्रद्धा से उसको निहारता हुआ चला गया। बहुत वर्षों बाद वे दयालु महिला एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। कुछ सालों बाद वो बालक भी बड़ा हो गया और कुछ सालों बाद वो जो महिला थी जिसने बहुत वर्षों पहले दूध पिलाया था वो बीमार पड़ गई और उस शहर के डॉक्टर उसका इलाज कर हार चुके थे। तो उन्होंने उसे राजधानी के विशेष डॉक्टर से इलाज और ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया। वैसे जिस शहर में वो रहती थी वो छोटा शहर होगा, इस कारण वहाँ के डॉक्टर जो थे उसकी इलाज नहीं कर पा रहे थे और ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने राजधानी के यानी बड़े शहर में जाकर उसका इलाज करने के लिए उनको सलाह दे दी कि आप वहाँ जाकर ऑपरेशन भी करा लीजिए और अपना इलाज भी करा लीजिए। महिला को राजधानी के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस प्रसिद्ध डॉक्टर के सामने महिला मरीज के सभी कागज लाए गए। डॉक्टर को बताया गया कि वे अमुक शहर से आई है। तो डॉक्टर की आंखों में चमक सी आ गई। उसने उस महिला का ऑपरेशन और उसकी देखभाल कर उसे चंगा कर दिया। अब जो डॉक्टर था, जो बालक था वो डॉक्टर बन चुका था, उसके पास उस महिला पेशेंट की कागज आए तो उसने वो अमुक शहर अमुक नाम पढ़ा जिसने उसको दूध पिलाया था। वो सब कुछ उसकी घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी और वो महिला का ऑपरेशन भी उसने कर दिया और वो भली चंगी भी हो गई। नया जीवन पाकर महिला बहुत खुश थी। उसने अस्पताल के स्टाफ से भुगतान के लिए बिल मांगा तो कुछ देर बाद उसके हाथ में एक लिफाफा आ गया। जब हम डिस्चार्ज होते हैं तो हम अपना पेमेंट पूरा करके निकलते हैं ना कि भाई बिल बता दो कितना देना है, क्या है, सारी ऐसी फॉर्मेट पूरी करके हम वहाँ से अस्पताल से निकलते हैं। ऐसी उस महिला ने भी बिल को मंगाया और कहा कि बिल बता दो कितने का है। अब बिल के साथ उसके क्या हुआ, इसके हाथ में एक लिफाफा आया। लिफाफा भारी बिल की आशंका से महिला का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा इतने दिन हो गए ऑपरेशन भी हुआ
दुआ में भली चंगी हो गई, पता नहीं कितना बिल आ गया, कितना पैसा आ गया, लग जाएगा इसमें, डॉक्टर कितना मांग लेगा, मेरे पास ये भी या नहीं है, वो ये सोचने लगी। लिफाफा खोलते ही उसमें एक चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था बिल का भुगतान वर्षों पहले हो चुका, 1 गिलास दूध से। नीचे हस्ताक्षर थे, आपका दूध वाला बच्चा जो आउट डॉक्टर है। कितनी अच्छी बात है कि उसने अपना जो उसने मदद की थी उसका एहसान ना कहेंगे यहाँ पर, उसकी मदद का जो उपकार था उसने यहाँ पर डॉक्टर बन के उस महिला का इलाज करके, उसका ऑपरेशन करके उसकी मदद का उपकार उसने वहाँ पर ऋण के तौर पे चुकाया। यानी कि हम किसी की मदद इतनी नहीं कर पाते हैं जितनी कोई लोग आमतौर पर कर लेते हैं। हम यदि मान लीजिए हम जरा से भी मदद करते तो बहुत सारा ढिंढोरा पी देते हैं, हमने तो ऐसे फलाने के साथ ऐसा ऐसा करते, लेकिन यहाँ पर उसने कई वर्षों बाद भी उनकी मदद का उपकार को भूला नहीं था। उसने डॉक्टर बनने के बाद उनका ऑपरेशन किया और उनको इलाज करके ठीक भी किया और उसका मूल भी उन्होंने चुका दिया। ये थे एक बालक की बहुत अच्छी कहानी थी जो लघु कथा के तौर पर आपको बताई गई थी। इसमें उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद भी उसमें अहम नहीं आया था, चाहता तो वो बहुत सारे रुपये ले सकता था, लेकिन वो उपकार जो उसका दूध पिया हुआ था, उसकी जो मदद की थी उस महिला ने, उसका उसने वहाँ पर उसकी भी मदद करके उस उपकार को थोड़ा सा चुकाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हम पूरी तरह से तो किसी का ऋण चुका नहीं पाते, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। ये तो लघु कहानियाँ में हमारी प्रेरणा स्रोत रहती हैं, ये लघु कथाएँ, और हमें इनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए कि हमें छोटी मोटी मदद तो कर देना चाहिए किसी की भी। अब आता है शब्द और अनुभूति। रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र पर एक पुस्तक पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए वे जानने के उत्सुक हो रहे थे कि सौंदर्य क्या है। हम भी जब कोई कहानियाँ पढ़ते हैं तो कुछ कहानी में कुछ ऐसा आ जाता है जिससे हमें जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये किस सन में किसने ये करा था। यानी कि बहुत सारे ऐसी युद्ध वगैरह हो गए या कोई अच्छी बातें होती हैं, या हमें ऐसा मालूम चल जाता है कि ये अमुक ने ये कार्य किया, तो हमें उससे जानने की इच्छा हो जाती है। ऐसे जब रविन्द्रनाथ टैगोर जब कहानी पढ़ रहे थे तो वो अपने कमरे में बैठे हुए थे और वो जब सौंदर्य की और शब्द अनुभूति के बारे में पढ़ रहे थे तो उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि सौंदर्य आखिर है क्या चीज़ है सौंदर्य। बहुत अपन विचार करते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो ऐसे ही विचार रविन्द्रनाथ टैगोर के में आया, रविन्द्रनाथ टैगोर के दिल में आया कि आखिर सौंदर्य है क्या। आधी रात बीत चुकी थी, पूर्णिमा की रात थी, उन्हें नींद भी आने लगी थी और भूखने भी लगी थी। कहते हैं जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो हमारी आंखें बोझिल हो जाती हैं और हमें नींद के झोंके आने लगते हैं। ऐसी रात काफ़ी हो चुकी थी और उस समय पूर्णिमा की रात थी, चाँद अपने पूरा था, यानी पूरे शवाब पर कहें तो उसको, यानी पूरा चाँद जो था वो पूरा बना हुआ था और रोशनी जो थी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। समझ नहीं पा रहे थे कि सौंदर्य क्या है। उनके दिमाग में वो एक क्वेश्चन आ चुका था कि सौंदर्य आता है क्या। जब वे शांत हो फूंक मारकर मोमबत्ती की रोशनी बुझा दी, जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, चांदनी के दरवाजे और खिड़कियों में से झांकती हुई कमरे में घुस गई। जब हम लाइट जलाते हैं तो हमारा कमरा क्या होता है, रोशन से भर जाता है, रोशनी से भर जाता है। जब हम अंधेरा कर देते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारा रूम थोड़ी छत के किनारे हो या बरामदे के किनारे हो, यहाँ से थोड़ी सी झिलमिलाती रोशनी यहाँ जाए तो हमें थोड़ा सा थोड़ी देर बाद अंधेरे के बाद थोड़ा सा उजाला दिखने लगता है। तो यहाँ पर भी रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो कमरे का जो उनका वो खिड़की के पास था, खिड़की लगी हुई थी और दरवाजे भी खुले हुए थे, तो वहाँ से चांद की जो रोशनी थी वो धीरे धीरे उनके कमरे में आने लगी। जब उन्होंने मोमबत्ती बुझाई तो अंधेरा हो गया। अंधेरे में जब चांद की रोशनी जब कमरे में आई तो बहुत सुंदर दृश्य हो गया उस समय। अब देखिए वो दृश्य क्या था, आपको बताते हैं। सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो उठा। उन्होंने खिड़की के पास से देखा तो ऐसा लगा जैसे चांद उनसे कह रहा है, मैं बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था पर तुम किताब में डूबे हुए थे। चांद का भी व्यंग था यहाँ पर कि चांद ने भी कहा कि तुम तो अपनी मोमबत्ती जला के अपनी किताब में डूबे हुए थे और मैं तुम्हारे जो दिमाग में एक ख्याल आया था कि सौंदर्य क्या है उसकी अनुभूति मैं कराना चाहता था और मैं आपकी खिड़की से बहुत देर से झांक रहा था। मेरी रोशनी आपकी जो चांदनी थी मेरी वो आपके कमरे में खेलने के लिए व्याकुल हो रही थी, इस कारण मैं आपको बहुत देर से देख रहा था, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे।
ठंडी हवा का झोंका आया और उनका तन बदन चांदनी में नहा गया। इस प्रकृति मनोहारी सौंदर्य को देख वे इतने अनुभूत हो गए कि उनके मुंह से अस्मात् निकल गया, ये है सौंदर्य। जब हम किसी चीज़ को करते हैं या देखते हैं या कोई काम करते हैं तो हमें वो चीज़ अनायास से ही हमारे सामने आ जाती है। हम क्या कहते हैं, यही तो वो चीज़ थी, यही तो ढूंढ रहा है इतना इतनी देर से, और हमारे मुंह से वो निकल पड़ता है। ऐसे ही रविन्द्रनाथ के भी मुंह से निकला, यही है क्या सौंदर्य, या मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ जो हमारे कमरे में रोशनी के सहारे आई थी वो हमें देख रहे थे और हम उससे बहुत खुश हो रहे थे। हमारे मन को आनंद कर देती, वही तो सौंदर्य कहलाता है। इसी तरह उनने देखा, रविन्द्रनाथ ने, कि जो रोशनी थी उनके कमरे में अनायास ही आ गई और उनके मुँह से अनायास ही निकल गया कि क्या यही सौंदर्य है। वे कक्ष से बाहर निकल छत पर आ गए। उन्हें लगा जैसे वे चांदनी की झील में उतर गए हों। अब समझ में आ गया कि शब्द तो माध्यम है, मुख्य बात तो अनुभव की है। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था, शब्द जो होते हैं हम बोल देते हैं, सब जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ कि शब्द जो रहते हैं हम वो बोल देते हैं, लेकिन अनुभव हम करते हैं जब जब हमें एहसास होता है, जब हम उस कल्पनाओं में जाते हैं। हिंदी एक मतलब एक बहुत ऐसा साहित्य है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत सारे ऐसे कवि जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताओं के तौर पर हमें सौंदर्य, हमारे वीर रस और हास्य रस, इन चीज़ों को बताया गया है। जब हम उनको पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छी हमारे अंदर एक एनर्जी आती है हमें कि काश हम भी ऐसा होते या हमारे पास भी ऐसी ज्ञान होता, ऐसी बुद्धि होती तो हम भी ये चीज़ें कर लेते, है ना। लेकिन जब हम उन चीज़ों से निकल के बाहर आते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है, जब हम शब्द तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बोल देते हैं, कहते हैं ना कितने खराब शब्द थे, जादे सीधे तीर से लगे हमारे दिल में, यानी कि हमें वो बात अच्छी नहीं लगी। और कितने अच्छे मीठे शब्द थे जो बिल्कुल गुड़ जैसे घुले हुए थे, मिश्री जैसे घुले हुए थे कि कानों में रस बोलते हुए दिल में उतर गए। ये अनुभव वाली बातें, अनुभूति वाली बातें होती हैं जिनको हम समझ सकते हैं, उनकी कल्पनाएं कर सकते हैं, अनुभूतियाँ हमारे अंदर आती हैं, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो वो तो चीज़ें होती हैं अनुभूति करने वाली जो हमें सौंदर्य से अवगत कराती हैं। शब्द जो होते हैं जो हमारे बोलने वाले होते हैं, बोल लेते हैं, बड़ा मीठा भी बोल लेते हैं, बड़ा कड़वा भी बोल लेते हैं। तो हम जब कड़वा बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे शब्द थे उसके कि तीर की भांति हमारे सीने में लग गए, यानी कि चुभन हो गई। और कुछ शब्द हमारे ऐसे बोले जाते हैं कि बिल्कुल मिश्री जैसे, गुड़ की डंडी जैसे हमारे कानों में रस बोलते हुए हृदय में आ गए। तो हमें दोनों की अनुभूतियाँ होती हैं, यानी कि जब हम अनुभूति करते हैं, जब हम कल्पनाएं करते हैं, जब हम उनका मनन करते हैं, तब वो बातें हमारे समझ में आती हैं। अन्यथा हम तो शब्दों से ही ओत रहते हैं। जैसे ही चांदनी की झील उतर आए हों, अब समझ में आ गया कि शब्दों के माध्यम में मुख्य बात तो अनुभव की है, जिससे गुजरना होता है, केवल शब्द पर ठहर कर अनुभूति नहीं होती है। इसलिए यात्रा के आरंभ में भी शब्द अवश्य पर अंत नहीं हो सकते, अंत में अनुभव काम आएगा। और यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, हर क्षेत्र में लागू होता है। हमारे शब्द जो होते हैं, हम हर क्षेत्र में, राजनीति में ले लीजिए, यदि कोई नेता कड़वा बोलता है, ठीक है, तो हम कहते हैं ये नेता अच्छा नहीं है, इसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, इसके शब्द अच्छे नहीं है। कोई नेता बड़ा चापलूसी करके बोलता है, बड़े प्यार से बोलता है, हम देखते हैं बहुत अच्छा नेता है, बहुत अच्छी बात बोलता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और हमारे दिल में भी वो बातें उतरती हैं। तो हम कोई से भी आप विषय ले लीजिए, कोई से भी व्यक्ति को ले लीजिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो कवि हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हर एक में वो गुण, वो बात होती है जो अपने को समझाने, अपनी बात को समझाने के लिए सामने वाले को अनुभूति करा दे, अपने शब्दों से अनुभूति करा दे। ऐसे शब्द हमारे सार्थक होते हैं। यदि हमारे पास उन शब्दों की अनुभूतियाँ नहीं होती हैं, वो शब्द हमारे पास अच्छे नहीं होते, तो हम शब्द ही शब्द बोल रहे हैं, उनसे अनुभूतियाँ ही नहीं होती हैं, यानी कि कल्पनाएँ ही नहीं जाती। तो इसी तरह जब हम अनुभूति और शब्दों को अलग अलग देखते हैं तो शब्द अलग हो जाते हैं, अनुभूतियाँ अलग हो जाती हैं। लेकिन अनुभूति हमारे शब्दों से ही बनती है। जब हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं हमारे बोलने के लिए, अनुभूतियाँ में हमारी बहुत अच्छी होती है।
यदि हमें अच्छी अनुभूतियाँ चाहिए तो शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। यानी कि शब्द और अनुभूति में टैगोर ने बता दिया है कि हमारे सौंदर्य क्या है, सौंदर्य से उपजी हुई अनुभूति हमारे अंदर रहती है, अंदर विराजमान है। यदि हमारे अंदर अनुभूतियाँ हैं तो हम कल्पनाओं की उड़ान कर सकते हैं, अच्छी बातें बोल सकते हैं, अच्छे लेख लिख सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो अब ये तो आपकी बहुत छोटी छोटी सी 2 कविता कहानियाँ थी जो लघु कथाओं के नाम से थी। अब इन्हीं में आपको जैसे एक दूध पीने वाला जो बच्चा था, एक गिलास दूध, उसके बारे में भी आपको छोटी सी कहानी थी जो उसने ऋण चुकाया था, मदद करके ऑपरेशन करके और उसको महिला को चंगा करके उसको अपना मूल्य का दूध का मूल्य उसने चुकाने की कोशिश की थी, है ना। ऋण तो किसी का उतरता नहीं है, जो आपकी मदद कर देता है वो तो ताज़ा नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत तो हमारा ऋण उतरे। तो ऐसे कारण उन्होंने डॉक्टर बनकर भी उसने बालक ने उस ऋण को चुकाने की कोशिश की थी। ऐसे ही रविन्द्रनाथ ने सौंदर्य की अनुभूति अपनी कल्पना से की थी। मोमबत्ती जलाकर तो वो बैठे थे, किताबें पढ़ा थे, लेकिन उनको वो शब्द कहीं समझ में नहीं आ रहे थे। जब हमारी कल्पना अनुभूतियाँ होती हैं, जब हमें उन कल्पनाओं में साकार होते हैं हम, तब वो हमें समझ में आता है कि ये चीज़ क्या है ना। तो ऐसे ही उन्होंने शब्द सीखे थे और अनुभूति कल्पनाओं से उन्होंने सौंदर्य को देखा। अब आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको समझा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, बालक ने दयालु महिला से क्या सवाल किया? क्या मांगा था? पानी मांगा था। कहाँ तो उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, उसका आत्मसम्मान जाग उठा था और उसने फौरन खाने की जगह पानी मांगा। रोगग्रस्त महिला को देखकर डॉक्टर की आंख में चमक क्यों आ गई? क्योंकि ये महिला वही थी जिसने दूध पिलाया था और उसका मदद उसने की थी। अब वो उसके मदद का उपकार उसको चुकाना चाहता था, इसलिए वो उसको डॉक्टर बन के उसने इलाज किया और ऑपरेशन भी किया। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या जानने के लिए उत्सुक थे? रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य जानने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनके अनुभूति तो उनके पास थी नहीं, शब्द उनके पास जरूर थे क्योंकि वो किताब पढ़ रहे थे, शब्द उनके पास बहुत थे, लेकिन जब उन्होंने लाइट मोमबत्ती बंद करी तो वो अनुभूति उनके दिल में आई और वो कल्पना से साकार हो उठी, उनके कमरे में रोशनी आ गई, इसलिए तो वो सौंदर्य देखने के लिए उत्सुक थे। मोमबत्ती बुझने पर चांदनी कहाँ कहाँ फैल गई? मोमबत्ती जैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने बुझाई, फूंक मारकर वो अंधेरा हो गया और खिड़की दरवाजे से रोशनी, चांद की रोशनी जो थी वो आ गई अंदर और प्रविष्ट हो गई। अब उससे सौंदर्य निखार आ गया। ये तो आपके लघु उत्तरीय थे। अब आते हैं आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय थोड़े बड़े होते हैं और लघु उत्तरीय आपके बहुत छोटे होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 शब्दों में लिखे जाते हैं और ये 50-1 शब्दों में, 50-70 शब्दों में इनको लिखा जाता है। तो दीर्घ उत्तरीय शब्द होते हैं। प्रश्न है, पहला वाला क्वेश्चन है, दयालु महिला ने बालक को क्या उत्तर दिया? दयालु महिला ने बालक को उत्तर दिया कि हमारे यहाँ जो अतिथि होते हैं उनका सत्कार किया जाता है, उस सामान उसको खिलाने पिलाने का पैसा नहीं दिया जाता है। डॉक्टर ने महिला को पत्र में क्या लिखा था? डॉक्टर ने महिला के पत्र में लिखा था कि आपका वही बालक है जिसे 1 गिलास दूध पिलाया था, आज वो डॉक्टर हो गया है और वो दूध का मूल्य चुका रहा है। मोमबत्ती बुझाने के बाद परिवेश में क्या परिवर्तन है? मोमबत्ती बुझाने के बाद परिवेश में सौंदर्य फैला। चांद रोशनी थी वो पूरे कमरे में फैल गई, खिड़की और दरवाजे के द्वारा वो अंदर आ गई और उसका सौंदर्य जो था वो सारी में जगमगा उठा और जो सारी जितनी वस्तुएं रखी थी वो उस सौंदर्य से नहा गई और चांदनी से नहा गई और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश और आनंदमय होने लगी। जब हम किसी चीज़ की ठंडक का अनुभव, जैसे गर्मियों में हम ठंडक का अनुभव करते हैं तो हमारा शरीर बहुत ठंडा और बहुत अच्छा हो जाता है, और हम ठंड में जब हम ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, थोड़ा सा गर्माहट का अनुभव करते हैं, तब भी हम आनंद से मस्त रहते हैं। तो ऐसी अनुभूतियाँ हमारे लिए होती हैं जो समय के अनुसार चलती हैं। ये तो थी आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति कैसे हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंदर्य की अनुभूति
किस तरह से, जब उन्होंने कल्पना की कि पूरा कमरा जो है वो सौंदर्य चांद की रोशनी से चांदनी से भर गया है और उसने उन कल्पना को ठंडक से महसूस किया, तब उनको सौंदर्य की अनुभूति हुई कि क्या यही सौंदर्य है, और उनको अपने प्रश्न का उत्तर अन्नासा ही मिल गया। अब आता है क्या भाव विस्तार पल्लवम। निम्नलिखित भावों को भाव पल्लव कीजिए। सदस्यता किसी कीमत की अपेक्षा नहीं करती। आप यदि किसी की मदद करते हैं तो उसकी मूल्य लेने की जरूरत नहीं होती। आप जिसकी मदद करते हैं तो क्या आप उसका मूल्य ले सकते हैं? नहीं, उसका मूल्य नहीं लिया जाता, उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप हमें उसको मूल्य दो। केवल शब्द पर ठहरकर अनुभूति नहीं होती। केवल शब्द पर ठहरकर अनुभूति इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें अनुभूति के लिए अनुभव जरूरी होता है, अनुभूति जरूरी होती है, तब हम उसकी शब्द को ठहरकर अनुभूति कर सकते हैं। हमारे शब्द से अनुभूति हमारी तब होती है जब हम उसको ठहराकर उसकी अनुभूति करने की, कल्पना करने की कोशिश करते हैं तब। अब अनेकार्थी शब्दों से वाक्य को बनाना है, जैसे अंक है, मूल्य है, कर, वर्ण, रस। आपका कर का बता देते हैं, मूल्य का या अंक का, किसी एक का। जैसे अंक होता है, जैसे गणित में अंक होते हैं, शब्द होते हैं, संख्या होते हैं, और अंक का मतलब एक बोध भी होते हैं। तो इसको हमें वर्णन करना है, जैसे एक ही है अंक, है ना, जैसे एक ही शब्द है अंक, तो यहाँ पर हमने अंक लिखा, एक ही शब्द है। अब इसके हमें दो मीनिंग चाहिए, एक तो ये वाला चाहिए फर्स्ट वाला, और दूसरा चाहिए सेकंड वाला। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट वाला क्या होता है, अंक का मतलब होता है संख्या या गिनती। यहाँ पर हमने एक संख्या लिखा है ना, ब्रैकेट में गिनती कर दो। अब यहाँ पर सेकंड वाला होता है बोध। बोध होती है माँ की, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा माँ की बोध। अब इसी दोनों को हमें क्या करना है, वाक्यों में बनाना है। यानी कि जब हमने लिखा है कि गणित में बहुत सारी संख्या होती है, तो वाक्य हमारा क्या बना यहाँ पर कि गणित में बहुत सारी संख्या होती है, यानी कि गिनती होती है, ठीक है। संख्या का अंडरलाइन करती है क्योंकि पहला वाला पहले लिखा। अब सेकंड वाले अंक में आता है गोद, तो यहाँ पर हमने सेकंड वाला वाक्य क्या था हमारा कि गोद, राम माँ की गोद में खेल रहा है। ये अब यहाँ पर गोद आ गया। तो ये हो गए हमारे क्या होते हैं, वे अनेकार्थी शब्दों को वाक्यों में बनाना। यानी कि हमने एक शब्द से दो शब्दों का उत्तर बनाया है, उसमें दो वाक्य बनाने। तो ऐसे आपको मूल्य का लिखना पड़ेगा, कर का लिखना पड़ेगा, वर्ण का और रस का लिखना पड़ेगा। यानी कि हमें इन चीजों के दो बनाने हैं, है ना। कर मतलब होता है हाफ, और टैक्स, दोनों चीजें आती हैं, है ना। इसी तरह आपको बनाना है। अब आती है विभिन्नार्थी समुच्चयार्थी शब्द का अंतर स्पष्ट करके। अब ये तो आपका क्या होता था, अनेक शब्द का। अब आता है आपका अनेकार्थी शब्द, यानी कि अब इसको चेंज कर देते हैं, बताते हैं कैसा होता है। ये होता है आपका विभिन्नार्थी शब्द, ये था आपका विभिन्नार्थक शब्द, ठीक है। यहाँ पर है दिन और दीन, ये दोनों अलग अलग है। दिन, आज सोमवार का दिन, आज सोमवार का दिन, या आज अच्छा दिन है, आप अच्छा दिन कर लीजिए, मत डालिए सोमवार। आज अच्छा दिन है, अच्छा दिन है। दिन यानी कि हमने दिन बता दिया, दिन। अब आता है दीन। दीन राम ने दीन
यानी कि गरीब, गरीब लोगों की मदद की, लोगों की मदद की, दीन और दिल। ये ऐसे आपको विभिन्नार्थी शब्दों के वाक्यों में बनाना पड़ेगी आपको। तो ऐसे ही उत्तर उत्तर, शांत श्रांत और नींद और निंदय, ऐसे शब्दों को आपको वाक्यों में बनाना पड़ेगा। अब आता है क्या हमारा अह। हमने एक शब्द पढ़ा था ना अह, क्या ये सौंदर्य है। जब हमने कहा ये सौंदर्य है, ये विस्मयादिबोधक वाक्य है, इस वाक्य को निषेधवाचक और प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन करना है। आपको ये दोनों चीजें और बता देती हूँ। निषेध वाक्य यानी कि नहीं, और प्रश्नवाचक का मतलब होता है वहां पर क्वेश्चन मार्क डालना आपका। यहाँ पर लिखा अह, ऊपर इंडिकेट कहाँ है, ये है सौंदर्य, ये है सौंदर्य। ठीक है, काम कर दो। अब यहाँ पे विस्मयादि शब्द है ये। अब हमें इसको निषेध वाक्य में बताना। निषेध वाक्य मतलब यहाँ पर नहीं, निषेध का मतलब होता है नहीं। अब यहाँ पर हमने कर दिया निषेध, ठीक है, इसको लिखा निषेध वाक्य। और सेकंड वाला कौन सा था, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक या प्रश्नवाक्य। ये फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर निषेध का मतलब होता है नहीं। अह ये है सौंदर्य, अह क्या ये नहीं है सौंदर्य। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन डाला अह ये नहीं है सौंदर्य, नहीं है सौंदर्य, काय में कन्वर्ट कर दिया, निषेध में, यानी कि नहीं वाले वाक्य में कन्वर्ट कर दिया। हाँ ये ही सौंदर्य, इसका बिल्कुल आगे हाँ ये नहीं है सौंदर्य, ये सौंदर्य नहीं है। फर्स्ट वाला ये हो गया। अब सेकंड में आता है क्वेश्चन मार्क वाला। यहाँ पर पूरा वाक्य वैसे लिखिए, अह ये है क्या। क्वेश्चन में हमेशा क्या, क्या सौंदर्य है, क्या सौंदर्य। अह ये क्या है सौंदर्य, अह क्या है सौंदर्य। ठीक है, ये हो गया प्रश्नवाचक। वाचक कर लीजिए, बाकी ना आए तो ठीक है, दोनों चीजें बोलते हैं इसको। तो ये दोनों चीजें आपकी हो गई, यानी कि हमें इसको निषेध यानी नहीं और प्रश्न यानी कि यहाँ पर हाँ ये क्या है सौंदर्य और क्वेश्चन मार्क लगा देना है लास्ट में। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देना है ताकि आपको लगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया निषेध वाक्य, और ये आपका हो गया जो वाक्य आपका विस्मयादिबोधक। ओह हाँ यानी ये है सौंदर्य, क्या ये सौंदर्य है। ये सारी चीजें आपकी यही होंगी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्लोज करते हैं। थैंक यू।